बिहार के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बिजली गिरने से 33 अफराद की मौत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर किया गम का इजहार। सोगवार खानदानों को इस बेपनाह गम को बर्दाश्त करने की ताकत दे। रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतजामिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ। बिहार हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 कैरेबियन ममालिक के कामयाब दौरे के बाद किंग्स टाउन से वतन वापस रवाना। सदर ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइज के गवर्नर की तरफ से अपने एजाज में दी गई जियाफत में की शिरकत। वजीर दाखिला अमित शाह आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर। वजीर दाखिला कई अवामी प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का करेंगे इफ्तिताह। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के एहलकारों से करेंगे बातचीत। दुनिया के कई ममालिकों में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा जारी। आलमी इदारा सेहत का हंगामी इजलास। बरतानिया, स्पेन, बेल्जियम, इटली, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में केसेस सामने आए। भारतीय हुकूमत ने मुतासर ममालिक से आने वालों पर कड़ी नजर रखने की दी हिदायत। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से। कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स टॉप 2 में पहुंच गई। थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच आज। 2 बार ओलंपिक तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु और चेन्नई ओलंपिक चैंपियन चेन युफई के दरमियान होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन और अपोजिशन लीडर एंथोनी अल्बानी के दरमियान है असल मुकाबला। महंगाई और मौसमियाती तब्दीली इंतखाबात में हैं अहम मामले। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क भर में मौसमी हालात मुख्तलिफ हैं। जहां शुमाली भारत शदीद गर्मी से दो चार है, वहीं मगरबी बंगाल और असम बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 16 अजला में 33 लोगों की मौत हुई है। यहाँ कर्नाटक के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। हुबली के कई इलाकों में बारिश हुई है। केरल के कई अजला में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। जुमेरात को महकमा मौसमियात ने रियासत के 12 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बारिश की वजह से रियासत के कुछ हिस्सों में मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के 16 अजला में आसमानी बिजली गिरने से 33 अफराद की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा, बिहार के कई अजला में तूफान और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद की मौत से इंतहाई दुखी हूँ। ईश्वर सोगवार ख़ानदानों को इस सदमे से बर्दाश्त करने की ताकत अदा फरमाए। रियासती हुकूमत की निगरानी में मकामी इंतजामिया राहत और बचाव के कामों में सरगर्म अमल है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कैरेबियन मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद किंग्स टाउन में अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। सदर ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइज के गवर्नर की तरफ से अपने एजाज़ में दी गई जियाफत में भी शिरकत की। सदर रामनाथ कोविंद ने दारुल हुकूमत किंग्स टाउन में भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर कोविंद ने कहा कि सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइज के साथ हमारी तरक्याती शराकतदारी आलमगीर भाईचारे के जज्बे पर मबनी है। सदर जमहूरिया ने हर एक से नए भारत और यहाँ हो रही इक़्तिसादी तरक्की से जुड़ने की अपील की। सदर जमहूरिया ने जमैका और SVG में मकामी क्रिकेट एसोसिएशनों को 8 क्रिकेट किट सौंपे।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जिसके दौरान वज़ीर दाखिला अवामी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वो इंडो तिब्बत सरहदी पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के एहलकारों से भी बातचीत करेंगे। आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के ज़ेर एहतमाम जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। ICCR 21 मई से 29 मई तक इस जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम में 75 जमहूरी ममालिक के नौजवान रहनुमाओं की मेज़बानी करेगा। मरकजी हुकूमत ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDC और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को बैरून मुल्क मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने और मुतासरा ममालिक के मुश्तबा बीमार मुसाफिरों के नमूने मजीद जाँच के लिए NIV पुणे भेजने की हिदायत दी हैं। मरकजी वजारत सेहत ने हवाई अड्डे और बंदरगाहों के सेहत के हुक्काम को भी चौकस रहने की हिदायत दी है। एक सरकारी जरिए ने बताया कि उन्हें हिदायत की गई है कि वो मंकी पॉक्स से मुतासर ममालिक का सफ़र कर चुके किसी भी बीमार मुसाफिर को अलग थलग करें और नमूने जाँच के लिए पुणे में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के BSL-4 सहूलत में भेजें। दुनिया के कई ममालिक में मंकी पॉक्स के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में WHO ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि मीटिंग में खास तौर से वायरस के ट्रांसमिशन के तरीके पर बहस की जाएगी। वाज़ेह हो कि मई की शुरुआत से अब तक मंकी पॉक्स के मामले कई ममालिक में मिल चुके हैं। इन ममालिक में बरतानिया, स्पेन, बेल्जियम, इटली, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक मंकी पॉक्स बेहद नायाब लेकिन काफ़ी ख़तरनाक वायरस है, जिसके इब्तदाई अलामत फ्लू जैसे होते हैं, साथ ही चेहरे और जिस्म पर फपोले पड़ जाते हैं। अफ्रीका के मगरबी और वस्ती इलाकों में भी मंकी पॉक्स के मामले मिले हैं। कोविड वबा और रूस यूक्रेन बुरहान के दरमियान भारत में FDI सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबर है। 2021-22 में भारत में 83.57 बिलियन अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड FDI सरमायाकारी आई। 2020-21 में भारत में 81.97 बिलियन अमरीकी डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। वजारत ने कहा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क के तौर पर तेज़ी से उभर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI इक्विटी की आमद 2020-21 के 12.09 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2021-22 में 12.34 बिलियन अमरीकी डॉलर थी, यानी एक साल में 76% का इजाफा हुआ है। वजारत के मुताबिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के शोबे में सबसे ज़्यादा FDI आए। इसके बाद सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर आता है। रोज़गार के महाज पर भी मुल्क में अच्छी खबर है। रिटायरमेंट मैनेजमेंट बॉडी EPFO ने मार्च 2022 में 15.32 लाख मेंबरान को शामिल किया है, जो इस साल फरवरी में 12.85 लाख मेंबरान के मुकाबले से 19% ज़्यादा हैं। वजारत मेहनत ने जुमे को एक बयान में कहा कि माहाना बुनियादों पर फरवरी 2022 के मुकाबले मार्च 2022 में अरकान की तादाद में 2.47 लाख का इजाफा हुआ है। तकरीबन 46% नए लोग शामिल होने वालों की उम्र में 18 से 25 साल है। नए शामिल होने वालों में ख़वातीन का हिस्सा 22.70% है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में नए अरकान के सबसे ज़्यादा शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद केस को वाराणसी की सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुंतकिल कर दिया है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंतहाई हसास मामला करार दिया। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले की समाअत उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस के सीनियर और तजुर्बेकार अदालती अफसरान को करनी चाहिए। अदालत का हुक्म अगले 8 हफ्तों तक नाफिजुल अमल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद में वज़ू का इंतज़ाम करने की भी हिदायत दी है। मामले की अगली समाअत जुलाई में होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का अबूरी हुक्म मजीद जारी रहेगा। समाअत के दौरान अदालत ने फरीक़ैन से कहा कि ये मत भूलें कि हमारा मुश्तरका मकसद कौम का तवाज़ुन बरकरार रखना है। अदालत ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर के मुंतखब हिस्से को लीक न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को सील करने और इसे इबादत के लिए दाखिल होने से ना रोकने का हुक्म जारी रहेगा। जिस जगह शिवलिंग के बारे में कहा गया है वहाँ पर सिक्योरिटी जारी रहेगी। मुस्लिम फरीक पहले की तरह नमाज पढ़ता रहेगा।
इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी तनाज़े से मुतालिक एक और मामले की भी समाअत हुई थी। अदालत ने इस मामले की अगली समाअत 6 जुलाई को मुकर्रर की है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 192 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल शाम 7 बजे तक 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में लोगों को कोविड से बचाने का एक अहम जरिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। और अब बात करेंगे फ्रांस के कान फिल्मी मेले की। फ्रांस के कान शहर में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड याफ्ता माया नाज कथक डांसर और फ्रांस में भारतीय सकावत का चेहरा समझी जाने वाली डॉक्टर मालिनी रंगनाथन से फ्रांस में भारतीय सिनेमा से मोहब्बत और फिल्म साजी में भारत और फ्रांस के दरमियान ताउन पर बात की हमारी नुमाइंदा डीडी न्यूज़ की नामा निगार मुनमुन भट्टाचार्य ने। आइए जानते हैं तफसीलात। हमारे साथ हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विजेता और भारत की संस्कृति का फ्रांस में चेहरा डॉक्टर मालिनी रंगनाथन। किस तरीके से देखा जाता है भारतीय सिनेमा को फ्रांस में? फ्रेंच पीपल हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल से ये तो अभी की शुरुआत की बात नहीं है, काफ़ी साल से उनको पसंद है। लेकिन अभी जो भारत यहाँ पे प्रेजेंट है और आज़ादी का महोत्सव है तो उसकी वजह से काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं फ्रांस में और हिंदी सिनेमा के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप कथक डांसर हैं, आप यहाँ पर कथक सिखाती हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं फ्रांस से आपके पास कथक सीखने के लिए, लेकिन उसके साथ वो बॉलीवुड भी सीखना चाहते हैं। तो शायद ये दिखाता है कि कितनी रुचि है लोगों की यहाँ पर बॉलीवुड में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कथक तो काफ़ी मतलब बहुत साल के बाद ही हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बॉलीवुड सिनेमा में काफ़ी कथक के नंबर्स अभी ऐड किए जा रहे हैं, ठुमरीज, तरानाज और अदर आइटम्स, जैसे देवदास फिल्म में या उमराव जान और रिसेंटली इवन फोक डांसर्स, तो उसमें से उन्हें मैं भी चुन चुन के लेती हूँ जो गाने में कथक का कुछ मतलब प्रभाव है और इसमें से वो भी पसंद करते हैं कि हमें अच्छी तरह से बॉलीवुड करने के लिए कथक सीखने की ज़रूरत है। तो इट्स अ डुअल रोल, वो बहुत ही मेहनत करते हैं अच्छी तरह से करने के लिए। उनके वो शब्द के मतलब मीनिंग पूछते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, तो दे रियली लव इट, दे एडमायर इंडियन सिनेमा। आपको क्या लगता है कि जैसे एक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस करी है भारत सरकार ने कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मेकर भारत आएँ और वहाँ पे मूवीज़ बनाई जाएं, इससे क्या रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे भारत के फ्रांस के? क्या और फ्रेंच फिल्म मेकर्स भारत आएंगे और मूवीज़ बनाने के? फिल्म मेकर्स जो इंडिया जाके फिल्म करेंगे, हमारे यहाँ बहुत ही मतलब अच्छी सराउंडिंग्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, सीज है, सब है, लेकिन इसके ऊपर से हमारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर मालिनी रंगनाथन जो बात कर रही थी फ्रांस में जो भारतीय सिनेमा की तरफ रुचि है उसके बारे में। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए कान से। और फ्रांस में जारी कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान आसामी फिल्मसाज एमी बरुआ की फिल्म सेम खेल पर बहस हुई। फिल्म पर बहस होने से कबल आसामी अदाकारा एमी बरुआ से बात की हमारी नुमाइंदा श्यामा मिश्रा ने। आइए देखते हैं। Well, as the Indian cinema is growing each day, the Northeast cinema is also gaining popularity. And we have with us Aimi Barua, the actress and the filmmaker from Northeast Assam. Hi Aimi, thank you very much for talking to us. First things first, you've come here for your movie Shemkhor, and I believe that it has won accolades at a lot of international film festivals. Tell us about it. My film was the inaugural film of IFFI, Film Festival of India last year, 21, and it's a great honor for me because see, not only for the Shemkhor but for the people of Assam and entire Northeast. Okay. So when we are talking for the people of Northeast, and we've also mentioned that Indian cinema is growing each day, even Northeast cinema is getting a lot of boost, a lot of focus from the Indian government as well. How has things
changed over the years? See, we have so many talents, and in fact, this year also, from Northeast, there are 2 films, and so many films yet to come. And I believe Northeast will rock in coming days. Okay. So when we say Northeast will rock in coming days, what kind of stories or maybe settings do you think it has to offer to the world? Because we are saying India is country of honor, and India is developing itself, establishing itself as content hub of the world. So what kind of offering does the Northeast have? See, we have so many untold stories from Northeast. We have so many kinds of folk tales and all. And one more thing, people heard about Taj Mahal, people heard about Jaipur, but frankly speaking, we have Ranghar, we have Karanghar, we have Talatal Ghar. This all are equivalent to all this, like Taj Mahal. And we have one horn rhino, we have famous Assam tea, we have so many things and rich with culture and tradition. So I believe with our culture, our tradition, we can shine in the world. और फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान इंडियन पवेलियन में फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड का पोस्टर रिलीज़ हुआ। पोस्टर जारी होने से कबल फिल्म के हिदायतकार तारिक और फिल्म के अदाकार ऋषि से बात की हमारी नुमाइंदा श्यामा मिश्रा ने। कंट्री ऑफ ब्लाइंड मूवी की पोस्टर रिलीज होने जा रही है इंडियन पवेलियन में, और हमारे साथ में प्रोड्यूसर तारिक हैं और साथ ही एक्टर ऋषि भी हैं। तारिक, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मूवी है कंट्री ऑफ ब्लाइंड, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नाम है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, और यहाँ पर जब आप रिलीज़ करा रहे हैं उसे कान में, लेकिन इंडियन पवेलियन में, कितना गर्व महसूस होता है? अरे बहुत अच्छा लगता है, कान्स में ऐसे भी आके बहुत अच्छा लगता है कि इतनी दुनिया के तमाम बेहतरीन फिल्म मेकर्स कान्स में आपको मिलते हैं। और हमारी जो फिल्म है कंट्री ऑफ ब्लाइंड, जिसमें इनामुल हक हैं, हिना खान है और प्रद्युमन सिंह हैं, यहाँ आकर, कान में आकर, इंडियन पवेलियन में इतना बड़ा एक मौका मिलना क्या मायने रखता है? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और ख़ासकर मेरी 3 साल पहले मेरी फिल्म लाइन का पोस्टर भी यहीं रिलीज़ हुआ था, क्योंकि अब हर चीज़ ग्लोबल है। और जब से OTT आया है तो अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए है फिल्म। अब आपकी हर फिल्म का कंपटीशन हर फिल्म के साथ है। फिल्म मेकर्स जब बातचीत करते हैं इंटरनेशनल फिल्म जगत के लोगों से, क्या आइडियाज़ का आदान प्रदान होता है, तो कितना फ़ायदेमंद होता है ये प्लेटफॉर्म, और स्पेशली तब जब इंडिया को फोकस में रखा गया है? क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सुबह एक मॉर्निंग को प्रोड्यूसर मीटिंग्स होती है, जिसमें सब प्रोड्यूसर लोग आते हैं, डायरेक्टर लोग आते हैं, और दुनिया के बहुत सारे फिल्म मेकर्स की मीटिंग्स जो हैं यहाँ पे की जाती हैं, और बहुत सारा कल्चर चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और उसी में हम लोगों की जो फिल्म मेकिंग है, जो टेक्निकली चीज़ें हैं, वो हम यहाँ आके सीखते हैं, हमें पता चलता है, जो अब जिसको हम कहते हैं कि अपडेट होना, जब यहाँ पे हम आते हैं तो एक अपडेट होता है फिल्म मेकर। इस बार भी हमने देखा है कि भारत के जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी मूवी है अब विदाउट आप हिचक उस पर लॉन्च करा सकते हैं। ऐसे में कितना फैसिलिटेट होगा फिल्म मेकिंग, साथ ही जो युवा हैं उन्हें चांस मिलना या अपॉर्चुनिटीज़ मिलना? मुझे लगता है कि बहुत सिनेमा चेंज हो चुका है, और अभी एरियाज़ अभी भी बचे हुए हैं जहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं, और अच्छा, और हम अपने सिनेमा को और ज़्यादा प्रमोट कर बेहतर बना सकते हैं उसे। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अभी भी कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम एक्सेल कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, और रही बात जहाँ हम ऑलरेडी अच्छे हैं वो हम दुनिया भर को बता सकते हैं कि भारत के पास क्या क्या है ऑफर करने के लिए। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कान, फ्रांस। बैनुल-अक़वामी ख़बरों में ऑस्ट्रेलिया में आम इंतख़ाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 6 उम्मीदवार वज़ीर आज़म के ओहदे की रेस में हैं, लेकिन ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि अहम मुकाबला वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के इत्तेहाद और लेबर पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बेनिज़ के दरमियान है। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन गुज़िश्ता इंतख़ाबात में बराह रास्त कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। हुकूमत साजी के लिए छोटी पार्टियां और आज़ाद उम्मीदवारों की मदद लेनी होगी। ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह ही 2 ऐवान हैं। ऐवान बाला को सीनेट और ऐवान ज़ेरी को ऐवान नुमाइंदगान कहा जाता है। ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी या इत्तेहाद का रहनुमा ही वज़ीर आज़म बनता है। ऐवान नुमाइंदगान की 151 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है।
उधर श्रीलंका में जारी बहरान के दरमियान 9 नए काबीनी वज़रा ने हलफ लिया है। माली मदद की श्रीलंका की अपील पर दुनिया ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उधर IMF ने कहा कि वक्त पर बहरान के हल के लिए श्रीलंका की मदद के लिए वो पुरअज़्म है। जनवरी के बाद से भारत के माली मदद पैकेज ने श्रीलंका को उसके सबसे ख़राब माली बहरान में बचाए रखा था। भारत ने ईंधन और ज़रूरी अशिया की खरीद के लिए क्रेडिट लाइन मुहैया की है। भारत ने श्रीलंका को कर्ज, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वाइप पे 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा देने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। माली बहरान और कर्ज में डूबे श्रीलंका में सियासी तातुल ख़त्म करने के लिए एक और कोशिश के तहत नई काबीना में तोसी की गई है। जुमे को 9 नए काबीनी वज़रा की तकर्री की गई है। वज़रा को सदर गोटाबाया राजपक्षे ने हलफ दिलाया। इस दरमियान श्रीलंका में एहतजाजी मुजाहरे ख़त्म होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रीलंका पुलिस ने सदर गोटाबाया राजपक्षे की गिरफ्तारी और हटाने की मांग को लेकर कोलंबो की सड़कों पर मार्च करने वाले तलबा मुजाहिरीन को पीछे करने के लिए आंसू गैस और पानी की बुझार की। गौरतलब है कि श्रीलंका अपनी तारीख में पहली बार दिवालिया हो गया है। श्रीलंका को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए 30 दिनों की रियायती मुद्दत दी गई है। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 86 दिन गुजर चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक अमन के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी दरमियान फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से रूस की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। रूस ने ऐलान किया है कि वो मॉस्को की सिक्योरिटी के लिए मगरबी खत्ते में और ज़्यादा मिलिट्री बेस कायम करेगा। रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने कौमी टेलीविज़न पर नशर एक तकरीर में कहा कि इस साल के आखिर तक मगरबी फ़ौज ज़िले में 12 फ़ौजी यूनिट और डिवीज़न कायम की जाएंगी। शोइगु ने कहा कि फ़ौज को 2000 से ज़्यादा फ़ौजी आलात और असला मुहैया होने की भी उम्मीद है। और यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान आलमी बरादरी से मदद का सिलसिला मुसलसल जारी है। अब इक़्तिसादी तौर से तरक्की याफ्ता ममालिक के ग्रुप G7 ने यूक्रेन के लिए 1900 करोड़ डॉलर की इमदाद को मंजूरी दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन के चीफ वान जेलियन ने जंग से मुतासरा ममालिक के लिए 900 करोड़ यूरो की मदद की तजवीज़ पेश की थी। यूक्रेन में फ़ौजी तसादुम की इब्तिदा के बाद से मुसलसल अमरीका हथियार समेत माली इमदाद मुहैया करा रहा है। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी पार्लियामेंट ने भी यूक्रेन की मदद के लिए माली पैकेज पर मोहर लगाई थी। जर्मनी के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि कल कुल रकम का 9.5 अरब डॉलर इस हफ्ते G7 के वज़ीर ख़जाना की मीटिंग में जमा किया गया। बात करेंगे खेलों की। 2 बार के ओलंपिक मेडल याफ्ता PV सिंधु का आज थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबला। आलमी रैंकिंग में चौथे नंबर के खिलाड़ी चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यूफई के साथ है। इस टूर्नामेंट में PV सिंधु का अब तक का शानदार मुजाहरा रहा है। जुमे को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची को 21-15, 20-22, 21-13 से शिकस्त दी थी। और IPL में अब आपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हुए प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ भी तेज़ हो चुकी है। इसी दरमियान आज मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दिल्ली के लिए मुकाबला बेहद अहम है। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में उसकी जगह तकरीबन यकीनी हो जाएगी। मुंबई इंडियंस इस लीग का खात्मा जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। IPL में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का इस सीज़न में मायूस कुन मुजाहरा रहा है। मुंबई इस बार प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम है। उधर IPL में जुमे को खेले गए दिलचस्प मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे मकाम पर पहुंच गई है। मुंबई के ब्रबर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने जीत के लिए 151 रन का हदफ रखा था। राजस्थान ने 5 विकेट खोकर और 2 गेंद बाकी रहते हुए हासिल किया। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज़्यादा 59 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन 23 गेंदों में 40 रन बनाकर ही नॉट आउट रहे। हॉकी की अगर बात करें तो ओलंपिक कांसे का तमगा जीतने वाली भारतीय मर्दों की हॉकी टीम जुमे को अपने एशिया कप टाइटल का दिफा करने के लिए जकार्ता रवाना हो गई है। लाकड़ा की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम पीर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज़ करेगी। पूल ए में भारत का मुकाबला जापान, पाकिस्तान और मेज़बान इंडोनेशिया से होगा, जबकि पूल बी में मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश को रखा गया है। टीम के कप्तान लाकड़ा ने कहा कि हमारी टीम इस टूर्नामेंट के लिए पुरजोश है। एशिया कप एक बहुत ही बावक़ार टूर्नामेंट है और हमारे कुछ खिलाड़ी पहली बार इस टूर्नामेंट का तजुर्बा करेंगे। और आखिर में मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।